देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरिद्वार में एक पुरानी बात को फिर से कहा। वो बात है हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। उसके पीछे उनका मंतव्य था हमारे देश के पूरे विकास को, हमारे रास्ते को, हमारी समझ को, ज्ञान को, हमारी पहचान को, सब पर एक पुराना प्रश्न चिन्ह दोबारा लगाने का। उन्होंने कहा कि हम अभी भी मैकाले की व्यवस्था में जी रहे हैं। इस पीढ़ी के लोगों को शायद मैकाले का नाम पता नहीं होगा। मैकाले एक अंग्रेज़ लॉर्ड हुआ करते थे जिन्होंने भारत में विदेशी या अंग्रेज़ लोग कैसी शिक्षा स्थापित करें उसकी रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये किसी भी उपनिवेश के लिए ज़रूरी है, उसको ठीक से चलाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ऐसे लोग हों जो हमारी व्यवस्था को समझें, हमारी ज़रूरतें समझें, हमारा कौशल्य समझें और उसके लिए तैयार हों। उसके लिए उनको शिक्षा अलग तरह की देनी पड़ेगी। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी उपनिवेश के लोगों को ठीक से चलाने के लिए उनकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और उसके लिए जो नई शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो मैकाले का जो एक शिक्षा का जो एक सिद्धांत था, उसके तहत सारे उपनिवेशों में अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू की। जो विदेशी शिक्षा थी वो शुरू की। जो स्थानीय शिक्षा थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। वो उसमें यह था कि जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने उसमें ज़्यादा निवेश नहीं किया। सरकारों में निवेश उसी में किया जो कि शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो आज़ादी के बाद जो हमारी शिक्षा थी वो उसी ढांचे पे चलती रही, ढर्रे पे चलती रही जो अंग्रेज़ों ने हमको दी थी। तो मैकाले की जो शोहरत है इस बात पर है कि उन्होंने उपनिवेश में शिक्षा कैसे हो उसकी नींव रखी। उस शिक्षा के नाम पे जो भी उपनिवेश वाले देश थे वो सब जो आज़ाद हुए तो वो एक दुनिया की व्यवस्था से जुड़े रहे, लेकिन उससे कई और भी दुराव हुए। स्थानीय स्तर पे एक दर्जा बन गया जो अंग्रेज़ी बोलते थे, दूसरे नहीं बोलते थे। उनके बीच में एक दूरी आ गई एक तरह से देखिए तो। उस पर लोगों ने कहा कि ये संस्कृति बदल गई हमारी। जो आगे बढ़ गए उनको लोग मानते थे कि ये हमारे आदर्श हैं, मॉडल हैं। कुछ लोग उनसे जलते थे या उनसे थोड़ा सा परेशान रहते थे कि ये लोग सब कुछ ले जाते हैं। वो जो सोचने का ढर्रा हमारा है बट गया, किसके पास है और किसके पास नहीं है, कौन इस व्यवस्था से ज़्यादा लेता है, कौन कम लेता है। तो अगर व्यवस्था उतनी ही बड़ी रहती जितनी कि हमारी जब हमने आज़ादी ली तब थी, तब बात अलग थी। लेकिन अगर तरक्की होती है तो तरक्की में चीज़ों को बांटना आसान होता है और कोई देखता नहीं कि पहले किसके पास क्या था। जब तरक्की रुक जाती है तब लोग सोचना शुरू करते हैं कि उसके पास ज़्यादा है, कम है, ऐसा क्यों है। खैर, उपराष्ट्रपति ने 2022 में ये बात कही है, 75 साल आज़ादी के 75 साल के बाद। ये अपने आप में बहुत ही, एक तो मैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो कि जिससे कि एक तर्क संगत बात खत्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि 75 साल लगा दिए हम अभी भी उसी की बात कर रहे हैं, जबकि आधी पीढ़ी को मैकाले का नाम भी पता नहीं है। तो इससे एक बात तो साफ ये हुई कि वेंकैया नायडू और उनकी जो पीढ़ी के तमाम हमारे नेता हैं वो उस ज़माने में पढ़े हुए, जब पढ़े लिखे बड़े हुए, जब मैकाले का नाम अभी भी हमारी किताबों में और बातचीत में हुआ करता था, लेकिन अरसे से मैंने मैकाले का नाम नहीं सुना था। तो एक तो इससे वेंकैया नायडू की उम्र पता लग गई हमें कि वो किस ज़माने से आ रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में मेरा मानना है कि जिनकी उम्र 35 साल से कम है वो शायद मैकाले का नाम उन्होंने कभी सुना भी ना होगा, और सुना होगा तो जिज्ञासा के नाम पे सुना होगा, उनका जिक्र नहीं हो रहा था। एक तो ये, उससे ये पता लगता है कि सरकार किस तरह सोचती है, क्योंकि वेंकैया नायडू सरकार के नेताओं में से एक सुलझे हुए नेता हैं। आप देखिए तो जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वैसे वो भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनमें एक शालीनता अलग तरह की है जो मुझे पसंद भी आती थी। और तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा औपनिवेशिक जो सोचने का तरीका है वो भी ख़त्म होना चाहिए। अब सोचिए 75 साल हो गए उपनिवेश ख़त्म हुए।
ये अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? हम क्यों औपनिवेशिक हैं सोचने में? ये आप हैं या हम हैं? मेरा मानना है कि जब राजीव गांधी के आने के बाद से इंदिरा गांधी तक मैं समझता था कि पुरानी पीढ़ी के लोग चल रहे थे। वो तब तक 35 साल हुए थे, उनके जाने तक हमारा ख्याल है 37 साल हुए थे उनके मरने तक। जो आज वो मध्य बिंदु हमारा था, जो भारत की आधुनिक तरक्की का मध्य बिंदु था, इंदिरा गांधी का उनकी हत्या का दिन, उसके आसपास। तो तब तक तो हम समझ सकते थे कि लोगों को याद होगा मिकाले। तो अब और औपनिवेशिक जो मानसिकता थी, जो आज औपनिवेशिक मानसिकता किसके पास है? उन लोगों ने देखा भी नहीं अंग्रेज़ क्या होता है, कैसे होता है, उसके डंडे कैसे चलते थे, वो उस तरह की सोचिए आप। तो इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है? मेरा मानना है कि जो आज की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जिनकी उम्र 37 साल से कम है, यानी कि मध्य बिंदु से हम अगर देखें तो उनमें उपनिवेश की कोई बात ही नहीं उनके दिमाग में आती है। उनकी मानसिकता औपनिवेशिक नहीं है। अगर आप ये कहिए जो भी अंग्रेज़ी है, जो भी विदेशी है, जो भी अमेरिका से है, तो अगर आईफोन और कार और तमाम जो नई चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी से, और जो हम बात करते हैं डिजिटल की, जो हम सेवा भी करते हैं, वो सब अगर औपनिवेशिक है तो बात अलग है। अगर सिर्फ भगवा देसी है तो सब कुछ औपनिवेशिक है तो बात अलग है। उसके अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है। उन्हें ऐसा क्यों कहा, मैं समझ सकता हूँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी माहौल में वो बड़े हुए थे। वो भूल नहीं पाते हैं कि जो हमारा ज़माना बदल गया है। और मुझे लगता है शायद कहीं जो भगवाकरण हो रहा है उसमें उसकी वजह ये भी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम 47 से बहुत दूर आ गए हैं, 75 साल हो चुके हैं। जो बातें उनके दिमाग में जब संघ की प्रतिष्ठा हुई वो सही हो सकती थी, वो आज सही नहीं है। एक थे डॉक्टर धर्मपाल जी, भारतीय थे, इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, आया करते थे मेरी जनसत्ता के दफ्तर में, कि तमिलनाडु में 1800 में पूर्ण शिक्षा हुआ करती थी, हर बच्चा पढ़ता था। अच्छी बात है। अंग्रेज़ों ने आके उसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद शिक्षा का स्तर गिर गया, बुरी बात है। लेकिन शिक्षा जो तब मिलती थी वो स्थानीय ढांचे में, उस तकनीक के संदर्भ में, वो सबसे ज़रूरी थी, ठीक थी, उतनी ही आती थी हमको जो आता था वो आता था। लेकिन शिक्षा का अर्थ है वो सीखना जो हमको नहीं आता है उसे कैसे जान पाएं। अगर हम शिक्षा की परिभाषा बदल दें कि शिक्षा का अर्थ है कि वो जानना जो हमको अभी तक पता नहीं है, उसके लिए तैयारी, उस जो पैमाने पे कितने लोग खड़े होते हैं, कितने संस्थाएं, कितनी नीतियां हमारी खड़ी हो सकती हैं। खैर, तो मेरे हिसाब से औपनिवेशिक मानसिकता सिर्फ जो 60, 70, 80 के जो नेता हैं, साल के नेता हैं, उनके दिमाग में है, उसके बाहर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय पहचान है उसमें हमें गर्व होना चाहिए। मैं हमेशा से ये गर्व की जो नीति है, गर्व करने का मतलब होता है कि मैं सोचना नहीं चाहता। तो गर्व करने वाले विचार नहीं कर पाते। जो लोग, राजनेता के लिए जरूरी है कि लोग बोले गर्व करो, यानी सोचो मत। ये बड़ा जरूरी समझता है कि जब नेता कुछ कहता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जब भी कोई भी नेता कहता है गर्व करो, लोग बड़ा ताली बजाते हैं, हुंकार मारते हैं, खड़े हो जाते हैं, जोश आता है, ठीक है। लेकिन जब भी बात करोगे आप गर्व करो, उसका एक ही मतलब होता है सोचो मत। आप सोचो मत जो है उससे घबराओ। गर्व करो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब भी आप गर्व करोगे आपका सोचना बंद हो जाता है। आप इसको करके देखो अपने आप, और वेंकैया साहब को करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। हमारे सीनियर हैं, आज से नहीं बहुत साल हमेशा सीनियर रहेंगे, लेकिन अगर वो सोचना चाहें तो शायद उनका जो अनुभव होगा वो मैं भी जानना चाहूँगा कि जरा सोचें कि गर्व और सोचने में क्या रिश्ता है। फिर भारतीयकरण की बात करते हैं कि हमें शिक्षा का भारतीयकरण करना चाहिए। तो अरे भाई 75 साल में क्यों नहीं किया अभी तक? पहली बात तो ये कि भारतीयकरण होता क्या है, उसकी परिभाषा साफ कर लें हम लोग। अगर आप भारतीय को भगवाकरण मानते हो तो बाहर एक सवाल खड़े होते हैं, मैं तो नहीं मानूंगा उसको। जो शिक्षा भगवा पहनना सिखलाती है और मानसिकता देती है धर्म संसद की, वो शिक्षा 5000 साल पहले ठीक रही होगी, लेकिन अमानवीय है मेरे हिसाब से, पूरी तरह अमानवीय है। उसका संस्कृति से, समझ से, मानवीयता से कोई संबंध नहीं है।
जो हमें भगवाकरण सिखाए। वो कहते हैं कि भगवा रंग भी तो अच्छा रंग है। भाई रंग अच्छा होगा, हमारे राष्ट्रीय झंडे में भी है, लेकिन जो भगवा का अर्थ है वो कुछ अजीब सा है। उसका नाम है अज्ञानता। भगवा माने मेरे हिसाब से अज्ञानता, अंधविश्वास, सोचो मत और दूसरों का नुकसान करो और लोगों को कहो कि मारो, काटो, पीटो, ये जो है हिंसा करो। ये जो भगवाकरण का मतलब हो गया है वो पहले हटाई। वो भारतीयता नहीं है। भारतीयता क्या है? शालीनता। भारतीयता क्या है? सर्व धर्म संभाव, हर धर्म का आदर करो। भारतीयता क्या है? हर व्यक्ति का आदर करो। भारतीयता क्या है? रामायण में जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि ये व्यक्ति रावण है तब तक बाण मत चलाओ। वो क्या है? मर्यादा, राम की मर्यादा समझो। तो अगर हम भारतीयता की बात करें, ये हमारा राम का भारत है कि कृष्ण लीला। हमें एक संघ के बड़े मूर्धन्य विद्वान ने बताया कि देखिए जो कृष्ण लीला होती है उसमें हम राधे राधे कहते हैं, रुक्मणी रुक्मणी कोई नहीं कहता। सोचिए आप, राधे तो कृष्ण की प्रेमिका थी और रुक्मणी उनकी पत्नी थी, लेकिन नाम राधे का होता है, उनका नाम लेते हैं, रुक्मणी का नहीं लेते। तो हमने कहा इससे आप क्या आशय निकालते हो? यही हमारी शिक्षा बताना चाहते हो हमें। आप राधे रुक्मणी कृष्ण की में वहाँ उसमें शिक्षा नहीं है, वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो समझ लेते हैं, उसमें हम आनंद लेते हैं, ठीक है, उससे ज्ञान नहीं पड़ता। अब गीता की बात आ रही। गीता अपने आप में बहुत, जैसे कि बाइबल है, गीता है, कुरान है, सभी में अपने समय में जो धर्म या समझ की बात होती थी उसका अच्छा जिक्र है। अगर हमें लोगों से संबंध करना है, उनसे बातचीत करनी है, जीतना है, जो भी करना है, तो गीता ज्ञान हो, कुरान ज्ञान हो, बाइबल ज्ञान हो, सबका गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान हो, सब में वही सार है। उसमें सिर्फ गीता क्यों भाई? अगर स्कूल में गीता लगाओगे, पढ़ाओगे तो फिर कुरान पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाओ, जो बौद्ध धर्म की पुस्तक है वही पढ़ाओ, जो पारसिक। तो फिर ये धर्म को शिक्षा से मत जोड़ो। ये जो गलती सरकार कर रही है, इसके लिए सरकार जब तक नई नहीं आती, समझदार सरकार नहीं आती, तब तक बड़ी मुश्किल रहेगी। गीता ज्ञान अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो अगर आप गीता ज्ञान को ही सिर्फ ज्ञान मानोगे, उसको जो समझाने वाले हैं उनके ज्ञान से बड़ी मुश्किल है मुझे। देश में कोई भी अध्यापक स्कूल के स्तर पर ऐसा नहीं है जिसका गीता ज्ञान ऐसा हो जो किसी भी किताब पे लिखने लायक हो। जितने लोगों से मैंने बातचीत की है उनका गीता ज्ञान वही है। देश में गीता ज्ञान कंठस्थ करने तक है, ज्ञान कंठस्थ करना नहीं होता। किसी भी पंडित से पूछिए जो उनके शोध बोलते हैं, क्या उसका अर्थ समझते हैं? प्रधान सेवक से पूछ लीजिए, जितने उन्होंने संस्कृत श्लोक पढ़े होंगे, क्या उसका अर्थ समझते हैं, समझा सकते हैं किसी को भी? इसके अलावा कि उनको बता दिया गया होगा, उसके अलावा किसको पता है? तो भारतीयता क्या है, हमारी पहचान क्या है, ये सवाल बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभाषा का प्रमोशन होना चाहिए। मेरा मानना ये है, हम सभी मातृभाषा का आदर करते हैं, हम घर में उसी में बोलते हैं, लेकिन भारत में त्रिभाषा फार्मूला सोच के चालू किया गया था। अगर मैं सिर्फ अपनी मातृभाषा बोलूँगा तो मैं अपने दायरे में रहूँगा, मैं किसी और से बात नहीं कर सकता। आप मुझसे बात करना चाहेंगे, आपको मेरी भाषा सीखनी पड़ेगी, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमें जोड़ने के लिए इत्तेफाक से अंग्रेज़ी मिल गई। आज की तारीख में भारत में जो कुछ भी है वो इसलिए है कि हमने उपनिवेशवाद से जब निकले तो उसकी जो बचा कुचा था उसमें कुछ निकाल लिया, हमने उसको कुछ बना लिया। मुझे याद है जब 1991, 92, 93 में भारत के लोग विदेश जाते थे, अपना पिच करते थे, वो कहते थे हमारे यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने वालों समझने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने समझने वालों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि अंग्रेज़ी या हिंदी दोनों भाषाएं बहुत कम लोगों को आती हैं। बोलचाल की भाषा से ज्ञान नहीं बढ़ता, उससे आपसी संबंध हो सकते हैं, जीवन चल सकता है, ज्ञान नहीं बढ़ता, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, उत्पादकता नहीं बढ़ती, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अंग्रेज़ी बोलने वाले 1% ऐसे हैं जो कि सही लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान उसके 1% का होगा। हिंदी में भी हालत यही है। हिंदी में जो लोग बोलते हैं उनकी भाषा सुनिए, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे गढ़े हुए शब्द हैं जो कि हमारी समझ का हिस्सा नहीं थे, और ना वो किसी को कुछ कह पाते हैं। मैंने हिंदी का अखबार निकाला, एक प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया, फिर भी उनकी भाषा सुनता हूँ, वो थोड़ा सा तो कम से कम सवाल उठता है, कई बार रोना भी आता है, ऐसी भाषा उन्होंने कैसे कर दी। ये हमारी भाषा है। तो मदर टंग तो ठीक है जब तक कि हम अपने ही गांव में रहना चाहते हैं,
वहाँ से निकलना है तो भाई दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी। वो चाहे वेंकैया साहब कहें, चाहे मोदी जी कहें, चाहे कोई भी कहे, उन सबको समझना पड़ेगा। वो नारे के लिए ठीक है, लेकिन समझ के लिए दूसरी तीसरी भाषा सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी भाषा इसमें इतनी क्षमता नहीं आ गई है कि वो आपको उतना ज्ञान दे सके तो मत करें। तब तक आप एक कनेक्टिंग भाषा ढूंढें। बात आती है विदेशी भाषा की। अंग्रेज़ी विदेशी भाषा नहीं है, वो हमारी भाषा हो गई है अब। जो अंग्रेज़ी हम बोलते हैं वो इंग्लैंड की अंग्रेज़ी नहीं है। जो अंग्रेज़ी अमेरिका में बोलते हैं वो अमेरिका की अंग्रेज़ी है। वो भाषा जो हमारी बन चुकी है उसको हमें अपना लेना चाहिए। जिस तमाम शब्द हमने अपना लिए, प्रणाली अपना ली। लोग पैंट कमीज़ पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टाई का फैशन ख़त्म हो गया, टी शर्ट पहनते हैं, निकर पहनते हैं। सब जो है वो दूसरी संस्कृति का हिस्सा था कि हमने स्वीकार किया, उसको हम सोचते भी नहीं हैं। वैसे ही अंग्रेज़ी भाषा भी है, वो हमारी निकर भी है, वो हमारी पैंट भी है, वो हमारी टी शर्ट भी है और वो हमारा हिस्सा बन चुकी है। तो उसमें से जो भाषा जिसको ठीक लगती है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति से घृणा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आज की पीढ़ी है उसको पता ही नहीं हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति वो है जिसमें हम आज जी रहे हैं। हमारी संस्कृति वो नहीं जो किताबों में लिखी गई है। संस्कृति वो होती है जिसका हम आचरण करते हैं। तो उससे हम क्या घृणा करेंगे? हम उससे आचरण करते हैं। भारतीयता में जो चीज़ें अच्छी हैं अच्छी लगती हैं, जो बुरी हैं बुरी लगती हैं। जिनमें सुविधा होती है अच्छी लगती हैं, जिनमें असुविधा होती है बुरी लगती हैं। तो वो सिलेक्शन जो है, चुनाव जो हम करते रहते हैं ज़िंदगी भर और रोज़ाना करते हैं। जो संस्कृति वो है जिसका आचरण होता है। संस्कृति वो नहीं है किताब में होती है। तो वेंकैया नायडू की संस्कृति, हमारे नेताओं की संस्कृति किताबों में रहती है। हम उसे मानते हैं जिस पर हम आचरण करते हैं। और वो कहते हैं कि जो हमारे जो ट्रेडिशन है उसकी जो हमारी पारंपरिक जो सूझबूझ है वो हम खोते जा रहे हैं। अरे भाई, सूझबूझ रोज बनती है, उसे कहाँ खोएंगे हम? जो पारंपरिक सूझबूझ थी वो उस परंपरा के समय में ठीक थी। अगर आपके पास, अब आप ये सोचो कि आप अगर बैलगाड़ी चलाना शुरू करो और ट्रेन का रास्ता है, उसकी चिंता नहीं करो, आपकी बैलगाड़ी ट्रेन में चली जाए, क्या हुआ? गाड़ी खत्म हो जाएगी। और अगर आप मोटर गाड़ी ले लो और ट्रेन की पटरी पर चलाओ तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि कहीं इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें एक ज़माने में ठीक थी, जब हमारा विकास नहीं हुआ था, तब बात वो सही थी। आज के माहौल में हम क्या कहें? सिर्फ ये नहीं कि जो सुनने में अच्छा लगता है, जिससे जोश पड़ जाता है, इससे कि एक रास्ता आगे का निकले। शिक्षा का मतलब है हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हम आगे देखें। ये नहीं कि जो जैसे गाड़ी चलाते हैं जो पीछे का शीशा होता है उसमें देखते रहें। वो करेंगे तो एक्सीडेंट होता रहेगा, हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो हमें आगे देखने के जरिए वो निकालिए, और मेघालय मर चुका है, उसको दोबारा मत खोद के लाइए। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।